प्रिय प्रशिक्षुओं, आइए आज हम आपको ऑनलाइन क्लास में डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को हम पढ़ाएंगे। जो हमारा विषय है वह है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित। देखिए, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित, इस पेपर में हम आपको पढ़ा रहे थे वो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। तो आज इसमें आपको जो है एक सिद्धांत और बताएंगे, उसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेसन हम जो है पठन एवं लेखन का। तो आइए हम आज एक सिद्धांत इसको जो है देखते हैं। तो आपको इससे पहले जो हम सिद्धांत बता चुके हैं उसमें जो है हमारा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, धातु सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, श्रम ध्वनि मूलक सिद्धांत, रणन सिद्धांत, टाटा सिद्धांत, तमाम सारे सिद्धांतों को बताए। अंततः ये देखे हम कि कहीं न कहीं जो है उसको नकार दिया गया, उसको स्वीकार नहीं किया गया। इसी प्रकार से आइए हमारा जो आज का टॉपिक है, जो सिद्धांत है वह है वो निर्णय सिद्धांत। टॉपिक है निर्णय सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम देखते हैं कि भाषा उत्पत्ति के संबंध में इस सिद्धांत में क्या कहा गया। तो इस सिद्धांत को अगर हम देखते हैं को जो है प्रतीकवाद, ये क्या इसको और हम नाम से जानते हैं, प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, संकेत सिद्धांत। देखिए, प्रतीकवाद, कारवाद, संकेत सिद्धांत, ठीक है। देखिए, प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, संकेत सिद्धांत और जो है संकेतवाद। देखिए, प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, संकेत सिद्धांत और संकेतवाद। तो इतने जो है इसको और नामों से जाना जाता है, ठीक है। या हम निर्णय सिद्धांत करें, या इसको हम प्रतीकवाद कहें, या स्वीकारवाद कहें, या जो है संकेत सिद्धांत कहें, या जो है संकेतवाद। ये हमें जो है निर्णय सिद्धांत को इतने नामों से। और तो एक नंबर में इससे जो आपका इस पेपर से प्रश्न पूछा जाता है वो एक नंबर से ही पूछा जाता है। इसमें पूछ दिया जाता है निर्णय सिद्धांत को और किन किन नामों से जानते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है कि निर्णय सिद्धांत को प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, संकेत सिद्धांत और संकेतवाद के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इस सिद्धांत की मान्यता क्या थी। इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार अगर हम देखते हैं कि यह सिद्धांत क्या कहता है, तो कहा गया कि प्रारंभ में मनुष्य ने जब देखा कि हाथ को हिलाने से, सिर को हिलाने से, आंखों को संचालित करने से, अर्थात ये कह लीजिए कि इशारों के द्वारा, संकेतों के माध्यम से जो है इतनी विषय वस्तु हो जा रही है कि उसको लोग नहीं समझ पाते। जैसे आप जो है देखिए, गूंगे बहरों के लिए जो है, मूक बधिर के लिए समाचार आता है टीवी में, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इशारे ऐसे होते हैं जो हम आप नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा को हम नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम नहीं समझ पाते। उसी प्रकार से उस समय जो है इस प्रकार की भाषा जो है वो इतना जो है इशारों में विषय वस्तु हो गए थे कि उनको इशारों में व्यक्त नहीं किया जा रहा था। तो जिससे जो है क्या हुआ कि संकेतों के माध्यम से जो है वह काम चल नहीं रहा था। तो उसके पश्चात इन्होंने क्या किया, तो मनुष्य क्या किया कि एक साथ में इकट्ठा होकर के वस्तुओं, क्रियाओं आदि के लिए जो है इन्होंने क्या किया, प्रतीक निश्चित किया। उसके लिए कुछ ध्वनि संकेत निश्चित किए, कुछ सांकेतिक नाम निश्चित किए, या जो है शब्द निश्चित करके कुछ शब्दों को निश्चित कर लिए कि ये शब्द बोला जाएगा तो हमको इसी को, जैसे केले को हम कहें कि 1 दर्जन केला, या कहीं पर अगर हम जाते हैं, चले जाइए आप बलरामपुर की तरफ चले जाइए, या जो है श्रावस्ती चले जाइए, उस तरफ आप देखेंगे तो यही केला जो है वो क्या होता है, किलो के हिसाब से मिलता है। तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसी प्रकार से ये लोग भी क्या थे कि जो अपनी वस्तुएं थी उनको प्रतीक रूप में जो है वह ध्वनि संकेतों के माध्यम से, सांकेतिक नामों से, यह कह लीजिए कि
उसके लिए कुछ शब्द निश्चित कर लिए थे और उसे निश्चित करके स्वीकार कर लिए थे पूरा समाज कि ये कोड वर्ड जो है वो बना करके उसी का वो लोग प्रयोग करते थे। तो ये माना गया कि निश्चित रूप से जब इकट्ठा होकर के लोग मनुष्य जब एक साथ में इकट्ठा होकर के इकट्ठा होने के पश्चात जो उन्होंने धन संकेतों को निश्चित किया, प्रतीक संकेतों को निश्चित किया, उसके साथ साथ सांकेतिक नाम निश्चित किए, कुछ निश्चित शब्द निश्चित कर लिए, तो इन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे जो है हमारा भाषा का आरंभ हो गया। तो आइए देखते हैं कि ये तो सिद्ध होगा कि भाषा हमारी यहीं से आरंभ हुई। भाषा कहां से आरंभ हुई? तो निष्कर्ष रूप में अगर इस सिद्धांत को कहें, निर्णय के सिद्धांत को, तो कह लीजिए कि एक मनुष्यों के समूहों के द्वारा जब वह समूह रूप में इकट्ठा होकर के किसी विषय वस्तु के लिए जो है एक सार्थक या सांकेतिक चिन्ह या सांकेतिक भाषा को जो है यह आपस में समझ लेते थे, तो उसी को जो है ये लोग जो है निर्णय लेते थे कि यही भाषा इस वस्तु के लिए प्रयोग की जाए। जैसे हम आपके लिए कहें कि हमारा शरीर जो यहाँ का है वह ये कहेगा कि केला जो है वो दर्जन में होना चाहिए। बलरामपुर मंडी में आप जाएंगे तो वहां की जो बात होगी वह जो है वो किलो के हिसाब से होगा, ठीक है। तो वहां पर जो है ये निश्चित किया गया कि हम केले को किलो के हिसाब से, और अपने यहाँ जो है वो केले को क्या माना जाता है? वह दर्जन के हिसाब से माना। इसी प्रकार से जब मनुष्य एक जगह पर इकट्ठा होकर के उस विषय वस्तु के लिए कोई सांकेतिक ध्वनि, कोई सांकेतिक भाषा या जो है कह लीजिए कि कुछ शब्द निश्चित कर ले, तो उसी को जो है ये मान लिया जाता था कि यह जो है हमारा निर्णय सिद्धांत है। इसको देखिए संकेत सिद्धांत भी कहा गया। क्यों? क्योंकि संकेतों को ही जो है इसमें लाया गया वस्तुओं के लिए। स्वीकारवाद इसलिए कहा गया क्योंकि जो समूह में यह निर्णय लिया जाता था यह जो है ये स्वीकार कर लिया गया, इसको स्वीकारवाद। प्रतीकवाद कहा गया कि जैसे चाक के लिए हम छोटी सी बिंदी का प्रयोग कर ले कि जब हम बिंदी रखेंगे तो आपको समझ लेना है जो है कि ये चाक कही जा रही है। या जैसे हम आपको कहीं प्रतीक रूप में कहते हैं कि T बराबर टीचर है, ठीक है, T बराबर टीचर है, तो क्या होगा? जहां पर T लिखेंगे ये प्रतीक ही तो माने। तो इस प्रकार से वैसे ही इसे संकेतवाद के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सिद्धांत हमारा जो है इन्हीं सब कारणों से जो है इसको स्वीकार किया जाता है। आलोचकों ने क्या कहा? आलोचकों के अनुसार अगर हम कहें तो उन्होंने कहा कि जब कोई भाषा ही नहीं, मतलब किसी वस्तु के लिए जब कोई भाषा ही नहीं थी तब लोग इकट्ठा होने का संदेश जो है वो कहां से आया? अर्थात ये कह लीजिए जब कोई भाषा नहीं थी, कोई ये समझ नहीं रहा था, तो व्यक्तियों को ये कैसे विचार आ गया कि हम लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, और उसके साथ साथ जब इकट्ठा भी हो गए किसी के प्रकार है, तो ये शब्द कहां से आ गए कि जो है वो हमको इन शब्दों का प्रयोग इन वस्तुओं के लिए करना है। अर्थात इस सिद्धांत को भी जो है अस्वीकार कर दिया गया। तो निष्कर्षतः हम देखें कि जो भी हमारे सिद्धांत हम आपको बताए हैं वह सब सिद्धांत जो है वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और क्रमशः एक दूसरे सिद्धांत जो है आपस में विरोधी है। तो इसलिए जहां पर भी हम देखें वह सब सिद्ध होगा कि निश्चित रूप से सही है। एक सिद्धांत और है हमारा समन्वय का सिद्धांत। तो इसमें जो है 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जो भाषा विज्ञानविद थे स्वीट महोदय ने भी समन्वय सिद्धांत को जन्म दिया। इस प्रकार से ये हमारे सिद्धांत जो है भाषा उत्पत्ति के संदर्भ में दिए गए थे। ये हमारा आज का लेसन जो है यही समाप्त हो जाता है। आइए जो है आज हम नया लेसन स्टार्ट करते हैं। वह हमारा लेसन है जो है वो पठन। तो पठन को देखते हैं जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो सिद्धांत का पेपर है, अभी तक आप जो है भाषा की उत्पत्ति जान रहे थे कि भाषा हमारी कहाँ से आई। अब आता है कि पठन क्या है। पठन और लेखन दोनों आपको पढ़ना है। तो पठन के उद्देश्य क्या है, लेखन के उद्देश्य क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं। जैसे हम कहें कि आप किताबों को पढ़िए, छोटे छोटे बच्चों को आप कक्षा में जाते हैं, आप टीचिंग करने के लिए जाते हैं, तो आप जाते हैं तो कभी कभी बच्चों को जो है क्या कहते हैं कि आप पढ़िए। क्यों कहते हैं पढ़ने के? उसका आपका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। निश्चित रूप से वो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही आप बच्चों को जो है ऐसा दिशा निर्देश करते हैं कि आप पढ़ें। इसी प्रकार से आपको इस पठन के अंतर्गत, क्योंकि आप शिक्षण का सिद्धांत का पेपर देख रहे हैं, इसलिए इस सिद्धांत के पेपर में आपको पठन को देखना है। उसके बाद हम आपको लेखन के बारे में बताएंगे। तो पठन को देखने के पहले हम पठन का अर्थ देखें।
उसके बाद परिभाषा देख लें, अर्थ, परिभाषा, उसके बाद इसके हम उद्देश्यों को, ठीक है। तो पहले हम पठन का अर्थ जाने कि पठन क्या है। तो पठन के अर्थ के संबंध में अगर हम बात करें तो संस्कृत के पठ धातु में, संस्कृत जैसे हम कहते हैं कि हिंदी जो हमारा विषय है वह संस्कृत मूल रूप से उसकी जननी है ना। तो संस्कृत के जो है वो पठ धातु, धातुओं को आप पढ़े हैं। पठ धातु में क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय जोड़कर वह जो है, तो देखिए सत प्रत्यय जोड़ करके पठन शब्द बनता है, ठीक है। संस्कृत के पठ धातु में सत्य प्रत्यय, ये हमारा प्रत्यय है, ये हमारी जो है वो पठ धातु है। इसमें सत्य प्रत्यय जोड़ करके हमारा जो शब्द नया बनता है वह बनता है शब्द क्या, पठन। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप एक बार फिर से देख लें कि संस्कृत के पठ धातु में सत्र प्रत्यय जोड़ करके पठन शब्द हमारा जो है वो बनता है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है, पठन का अर्थ जो है होता है वह क्या, पढ़ना। इतना आपको समझ में आएगा। पठन का अर्थ अगर हम देखते हैं तो हमारा वो पढ़ना होता है। संस्कृत के पठ धातु में सत्य प्रत्यय जोड़ करके शब्द हमारा जो तैयार होता है वह पठन होता है, अर्थ उसका होता है हमारा पढ़ना। आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है पठन की। तो पठन की परिभाषा को अगर देखते हैं हम तो किसी भाषा के लिखित अंश को, कोई भाषा ऐसी हो जैसे हिंदी के संदर्भ में कहा जाए, संस्कृत के संदर्भ में कहा जाए, अंग्रेजी के संदर्भ, किसी के भी संदर्भ में यदि कहा जाए तो निश्चित रूप से उसके संदर्भ में जब हम देखते हैं तो वह जो है किसी भाषा के लिखित अंश को, कोई लिखा हुआ हो और उसके अंश को हमको पढ़ना हो, और किस तरह से व्याकरण सम्मत, व्याकरण के दृष्टिकोण से उसमें क्या, विराम चिन्हों को ध्यान में देकर के, अल्प विरामों को ध्यान में देकर के, पूर्ण विरामों को ध्यान में देकर के, उनकी मात्राओं को ध्यान में देकर के, अर्थात व्याकरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके जब हम लिखित अंश में निहितार्थ भावार्थ के अनुकूल, जो उस भाव के अनुकूल अर्थ निकलता हो उसके अनुकूल जब हम भाव मुद्रा में हो करके उच्चारण करते हैं तब वह जो है वो पठन कहलाता है। देखिए जैसे आपको उदाहरण बता दें कि जब शिक्षक हिंदी कहानी को पढ़ता है, हिंदी कविता को पढ़ता है, तो निश्चित रूप से जब कविता को पढ़ता है अगर उस भाव के अनुसार, उस व्याकरणीय दृष्टिकोण से उसका उच्चारण होता है, उसके भावार्थ को समझ करके वह मुद्रा को जो है बना करके आपके समूह उच्चारण करता है, तब क्या होता है, तब जो है आपको अधिक समझ में आता है। और यही ये सारी चीजें देख करके, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके जब हम जो है वह किसी लिखित अंश का उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, तो वही हमारा जो है वो पठन कहलाता है। एक बार हम फिर से अगर परिभाषा को देख लें तो कहेंगे किसी भाषा के लिखित अंश को व्याकरण सम्मत विधि से लिखित अंश में निहितार्थ भावार्थ के अनुकूल भाव मुद्रा में उच्चारण करना पठन कहलाता है। ये हमारी पठन की परिभाषा है। तो भाषा जो है हमारे सीखने व शिक्षण में जो है पठन तीसरे पद क्रम की क्रिया है। कभी कभी ये पूछा जाता है प्रश्न आपसे 1 नंबर में कि भाषा सीखने व शिक्षण में पठन जो है किस क्रम की क्रिया है, तो आपका जो है वो पठन जो है वो तीसरे पद क्रम की क्रिया है। ये आपका उत्तर होता है, 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रायः हम देखते हैं क्या कि पठन के पर्यायवाची शब्द के रूप में जो है वाचन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पठन और वाचन। तो दोनों शब्दों को, पठन और वाचन को हम लोग क्या करते हैं कि लगभग समान अर्थों में मान करके पर्यायवाची भी इसका पठन का, वाचन पर्यायवाची करते हैं, और दोनों को हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि निश्चित रूप से दोनों एक ही हैं। लेकिन नहीं, पठन जो है अलग है और वाचन जो है अलग है, दोनों के अर्थ जो है अलग अलग है। तो जिसमें देखा जाता है कि प्रायः जो है पठन पर्यायवाची के रूप में वाचन शब्द का प्रयोग होता है,
लेकिन वाचन की अपेक्षा पठन गंभीर व्यापक अर्थों वाला शब्द होता है। अर्थात जो हमारा पठन है वह गंभीर होता है और उसके साथ साथ जो है वह व्यापक अर्थ प्रदान करता है। जैसे इससे नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। अर्थात ये कह लीजिए कि पठन हमारा जो है वो अर्थपूर्ण अधिक होता है और इसमें गंभीरता होती है और वाचन में गंभीरता नहीं होती। उदाहरण के माध्यम से हम देखें, जैसे हम किसी संदर्भ में बालक से कहें कि आप जो है विद्यालय शब्द का पठन करिए, विद्यालय शब्द का वाचन करिए, दोनों का हम यहीं पर स्पष्ट कर देंगे आपको अंतर। विद्यालय शब्द का पठन करिए, जब विद्यालय शब्द का बालक पठन करता है उस समय, जब वह विद्यालय शब्द का पठन करता है उस समय विद्यालय की आकृति, विद्यालय के संसाधन, विद्यालय के शिक्षक जो भी है वह सारी चीजें उसके भाव में, उसके अर्थ में, उसके आंतरिक भाव में वह सारी चीजें उत्पन्न हो जाती है। ये हमारा जो है वह पठन कहलाता है। वाचन क्या कहलाता है? जैसे हम कहें कि आप इसको वाचन करिए तो सिर्फ और सिर्फ वह बच्चा जो है सिर्फ विद्यालय शब्द का वाचन करके आगे बढ़ जाता है, ना तो इसके अर्थ को समझता है और ना तो जो है इसमें क्या क्या होता है इसको समझता है। इस तरह से जो है पठन में जो है वो क्या होता है कि निश्चित रूप से उसकी मस्तिष्क में, आंखों के सामने विद्यालय का वातावरण, भवन, उससे संबंधित जितनी भी विद्यालय की क्रियाएं होती हैं वह जो है निश्चित रूप से उसके सम्मुख आ जाती है। इस प्रकार से पठन और वाचन में जो है हमारा अंतर होता है। आइए, जब आप पठन को जान गए, स्पष्ट हो गया पठन और वाचन में अंतर को देख लेते हैं, तो आइए अब हम देखते हैं पठन के उद्देश्य क्या है, क्यों जो है वह पठन होना चाहिए, पठन के उद्देश्य। तो पठन के उद्देश्यों को अगर हम देखें तो निम्नलिखित उद्देश्य है, जिसमें जो है छात्र पठन के प्रति जितनी रुचि लेंगे उनका अधिगम उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। जैसे हम पठन के संबंध में अभी आपसे कहें कि जब बच्चा जो है पठन करता है तब जो है उससे संबंधित वह सारी चीजों पर विचार करता है, उसके मस्तिष्क में आती है, उसका भाव आता है उस प्रकार से। और जब बच्चा वाचन करता है तो सिर्फ शब्दों को पढ़ते हुए वह आगे बढ़ता चला जाता है, उसके अर्थ को वह नहीं समझता है, ठीक है। तो इस तरह से पठन के उद्देश्य में अगर हम देखें तो अगर बच्चा जो है वह पठन करता है तब तो निश्चित रूप से उसका जो है अधिगम जो है वो प्रभावशाली होता है, और यदि बच्चा जो है वह वाचन करता है तो उसका अधिगम जो है वह प्रभावशाली नहीं होता। इसलिए निश्चित रूप से जो है वो पठन आवश्यक होता है, वाचन आवश्यक नहीं होता बच्चों के लिए कक्षा में। उसके बाद देखिए तो निम्नलिखित है, उनके हम उद्देश्यों को देखते हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला जो है उद्देश्य देखिए, पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण करना। पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण करना, केंद्रीय भाव ग्रहण करना। पहला उद्देश्य क्या होता है भाई कि पठित विषय वस्तु, जो विषय वस्तु बच्चा पढ़ रहा है, जो आपको लेक्चर उसको पढ़ा रहे हैं, उसका केंद्रीय भाव क्या है, उसका सार क्या है, निश्चित रूप से उसको वह समझना चाहिए। दूसरा जो है अगर देखें सरल कहानियां, चुटकुले, कविताएं, चित्र वर्णन, संवाद, पहेलियां को पढ़ करके जो है उसका भाव उसको ग्रहण करना, ठीक है। उसके साथ साथ तीसरा बिंदु अगर हम तीसरा उद्देश्य देखें, मनोरंजन हेतु पत्र पत्रिकाएं, कहानियां, अन्य विषय सामग्री को पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न करना। पठन से क्या होगा कि ये सब सारी चीजें उसमें जो है, चाहे वो कहानियां पढ़ने की बात की, चाहे पत्र पत्रिकाओं की बात करें, चाहे मनोरंजन की बात करें, जब वह पठन करेगा तो निश्चित रूप से उनमें उत्सुकता उत्पन्न हो। चौथा बिंदु देखें तो उसमें जो है भय, आश्चर्य, शोक आदि के भावों के अनुसार विषय वस्तु को पढ़ाना, ठीक है, उसको जानना, बताना। अगला उद्देश्य हमारा है पढ़ते समय शुद्ध एवं अशुद्ध वर्तनी में अंतर स्पष्ट करना। पढ़ते समय
शुद्ध एवं अशुद्ध, अशुद्ध वर्तनी को समझना। देखिए, जब बच्चों को आप पढ़ने के लिए कहते हैं, बुक रीडिंग करने के लिए कहते हैं, तो जो बच्चे जो है वो पठन करते हैं उसमें अशुद्धियों को देखते हैं और शुद्ध को देखते हैं कि क्या अशुद्ध है क्या शुद्ध है, इसकी जानकारी उनको हो जाती है, वही बच्चे जो है वो बताते हैं। और जो बच्चे जो है वाचन करते हैं, पठन नहीं वाचन, जो बच्चे वाचन करते हैं वह चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो जो है इस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि जो है वह आगे चलते चले जाते हैं। उसके बाद देखिए, मुहावरे जो हमारे हैं, जो हमारी लोकोक्तियां हैं, वो उसके अर्थ को जो है संदर्भ अनुसार समझना, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे मुहावरे होते हैं, जो लोकोक्तियां होती हैं, जब बच्चे पठन करते हैं तो उनके अर्थ को जो है वो निश्चित रूप से संदर्भ जो होता है उसी के अनुसार वह समझते रहते हैं। उसके बाद देखिए जो है अगला निबंध है, कविता है, कहानी है, नाटक है इत्यादि का उपयुक्त रूप से जो है वह क्या करते हैं, शास्त्र जो है वह वाचन करते रहते हैं। उसके बाद अगला और बिंदु हम देखते हैं, क्या इसके उद्देश्य है। सभी वर्णों स्वर और व्यंजन को जो है निश्चित रूप से पहचान करके वह पढ़ लेते हैं, इसका उद्देश्य होता है। क्योंकि वाचन में पठन में हम आपको बताया कि उसके अर्थ को देखते हैं, व्याकरण दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, इसलिए जो है स्वर को पहचानते हैं, व्यंजन को पहचानते हैं, संयुक्ताक्षर को पहचानते हैं, उसके बाद जो है सबको पहचान करके तब पढ़ते हैं और शुद्ध रूप से पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य अगर हम देखें, पढ़ते समय एकाग्रता रखने की क्षमता का विकास होता है। जो बच्चे वाचन करते हैं उनमें जो है एकाग्रता की क्षमता का विकास नहीं होता, जो बच्चे पठन करते हैं उनमें जो है एकाग्रता की क्षमता का विकास होता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट उद्देश्य हम देखें तो वर्णों के मेल से बने शब्दों से वाक्य को पढ़ना जो है ये जान जाते हैं। उसके बाद देखते हैं गति, यति एवं विराम चिन्ह को ध्यान में रख करके पढ़ने का वह अभ्यास करते हैं। किस गति से पढ़ना चाहिए, कहाँ पर हमको रुकना चाहिए, कहाँ पर विराम चिन्ह है, इनको ध्यान में दे करके जो है वो बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद अगला उद्देश्य देखते हैं, लिखित सामग्री या जो है विषय वस्तु को धारा प्रवाह रूप से पढ़ना। ये हमारे जो है पठन के इतने उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जो है पठन कार्य जो है वो कक्षा में कराया जाना चाहिए। अगला हमारा जो टॉपिक होगा पठन से, वह हम आपको बताएंगे पठन का महत्व क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। ये सिद्धांत के पेपर में निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है आपको जानना, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पठन का महत्व एवं उपयोग। धन्यवाद।